आसमान में पूरा चांद किले के ऊपर चमक रहा है। एक आदमी खिड़की के पास नजर आता है, सिर मेज पर झुका हुआ, टूटी सांसों में कहता है, अब क्या किया जाए। उसकी आंखों में बेबसी है, लोग भूख से मरने वाले हैं, और ड्यूक को परवाह तक नहीं। वो कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे सब खत्म हो चुका हो। अचानक कुछ जलता हुआ खिड़की के पास से गुजरता है। वो घबराकर बाहर झांकता है, नीचे लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसके चेहरे पर सन्नाटा फैल जाता है। कांपती आवाज में वो कहता है, क्या ये वाकई इंपीरियल आर्मी है? उसके जहन में ताज पहने एक आदमी की तस्वीर उभरती है। आंखों में हैरत लिए वो बुदबुदाता है, एम्परर ज़ीरोन। आग में लिपटी तोपों के गोले किले की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ऊपर देखता है, छत पर तलवार थामे एक सिपाही खड़ा है। घबराई हुई आवाज में वो पुकारता है, ड्यूक, वहां से भागिए। पर तभी एक गोला सीधा छत पर गिरता है। दूसरा उसके कमरे की खिड़की तोड़ता हुआ अंदर आता है। आग हर तरफ भड़क उठती है। जलते हुए होठों से वो आखिरी बार चीखता है, ड्यूक। यूई ब्रांड की जमीन राख में बदल जाती है। एम्पायर के किनारे पड़ा एक बेकार टुकड़ा। अगले ही पल एक लड़का बिस्तर पर उछलकर उठता है, सांसें तेज, सीना पकड़े हुए जैसे किसी बुरे ख्वाब से जागा हो। वो सोच में डूबा है, मैं तो ड्यूक का बटलर था, मेरे साथ ही सब मरे थे। आईने में अपना चेहरा देखकर वो सन्न रह जाता है, मैं जिंदा कैसे हूं? धीरे धीरे उसके होंठ कांपते हैं। मैं ड्यूक बन गया। उसे एहसास होता है कि वो अपनी मौत से 20 साल पहले के जिस्म में वापस आ गया है। पूरा दिन बीत जाता है, न खाना न पानी, बस खामोशी और उलझन। दूसरे दिन वो पागलों की तरह एम्परर को कोसता है, जिसने ब्रांड को तबाह कर दिया था। तीसरे दिन आईने के सामने हाथ रखकर वो गहरी सांस लेता है, मुझे दूसरा मौका मिला है सब ठीक करने का। वो ड्यूक की पुरानी किताबें खोलता है, दस्तावेजों में डूब जाता है, कसम खाता है कि अब वही तबाही दोबारा नहीं होने देगा। कुछ दिन बाद भूख उसे तोड़ देती है। रोटी का टुकड़ा हाथ में लेकर सोचता है, मैंने हमेशा गरीबों को खाना खिलाया, और ये ड्यूक जिसने कभी अपने लोगों की परवाह नहीं की, वो सबका मालिक बना बैठा है। दरवाजा खुलता है। शेरल, उसकी छोटी बहन, पूर्व इंपीरियल प्रिंसेस, कमरे में आती है। गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कितनी बार कहा बाहर चलो। आरो डरते हुए मुस्कुराता है, बस ऐसे खाना आसान लगता है। वो सिर झुकाकर पूछता है, आज तुम फारिग हो? चलो कहीं चलते हैं। शेरल भौहें चढ़ाती है, कहा? थोड़ी देर बाद सब डंजन में खड़े हैं। रोमेल नाइट कैप्टन गर्दन खुजाते हुए कहता है, आपने मुझे खाना सप्लाई का जिम्मा दिया था, और अब यहां बुला लिया पूरी बख्तर में। आरो का चेहरा गंभीर हो जाता है। एम्परर ज़ीरोन हमें मिटाने की तैयारी में है। सबके चेहरे सख्त पड़ जाते हैं। शेरल की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन वो हमारे चाचा है, उन्होंने पिता से कसम खाई थी। आरो भारी आवाज में कहता है, वो डरता है कि हम सिंहासन पर दावा न कर दें, और मुझे उसकी योजना की खबर खुद मिली है। आगे देखते हुए वो कहता है, अब वक्त है ड्रैगन्स ब्लेसिंग इस्तेमाल करने का। शेरल तिरछी नजर से देखती है, तुम तो इसे आखिरी वक्त तक छिपाना चाहते थे। आरो बाजू मोड़कर कहता है, अब एम्परर के धोखे से आंख नहीं मूंद सकता। वो अपनी फूलनुमा स्टाफ आगे बढ़ाती है, जादुई चमक फैलती है, एक पोर्टल बनता है जो पहाड़ों की तरफ खुलता है। रोमेल हैरान रह जाता है। वो सब बर्फीली जमीन पर खड़े हैं। शेरल कहती है, ज्यादा सख्ती से मत जज करना, काफी वक्त से प्रैक्टिस नहीं की। वो स्टाफ उठाती है, एक आग का गोला उड़ता है, फिर वो स्टाफ घुमाती है, कई आग के गोले हवा में एक घेरा बना लेते हैं। रोमेल हैरानी से बुदबुदाता है, ये तो रिंग ऑफ इन्फर्नो है। एक इशारे में शेरल वो आग आगे भेज देती है, पूरा पहाड़ आग में घिर जाता है, चोटी ध्वस्त हो जाती है। रोमेल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। शेरल शांत लहजे में कहती है, कमजोर है, बस 7वें सर्कल से थोड़ा ऊपर। रोमेल हैरत में कहता है, मतलब तुम 7 सर्कल मेज हो? वो मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, पर इतनी ताकत भी पूरी इंपीरियल आर्मी के लिए काफी नहीं। आरो थोड़ी छूते हुए कहता है, सही कहा, अभी हमें और मजबूत होना है। वो सोचता है, ड्यूक की डायरी में शेरल को 5th सर्कल मेज लिखा गया था, पर हकीकत में वो आर्च मेज है। शेरल मुस्कुराती है, अपने भाई से तो ये सारी चीजें बच्चों का खेल है। रोमेल दंग रह जाता है, क्या ये सच है? आरो तलवार निकालता है, देख लेते हैं। वो डायरी का एक पन्ना निकालता है, सोचता है, अब इसकी परीक्षा का वक्त है। गहरी सांस लेकर कहता है, ड्रैगन्स ब्लेसिंग ने हमें ये ताकत दी है। शेरल को 5th सर्कल मेज बनाया, और ड्यूक को ग्रांड मास्टर वॉरियर। वो किताबों की ओर बढ़ता है, फंडामेंटल्स ऑफ इंपीरियल स्वॉर्ड्समैनशिप खोलता है, हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सबसे पहले बुनियाद से शुरू करना होगा। तलवार उठाता है, बिजली उसके चारों तरफ लहराती है। भौहें सिकोड़ते हुए वो दहाड़ता है, यह है ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट का तीसरा रूप, पियर्सिंग वाइंड। नीली ऊर्जा आगे बढ़ती है, पहाड़ 2 हिस्सों में बंट जाता है, धूल का बादल उठता है। आरो तलवार म्यान में डालकर मुस्कुराता है, शायद गलत पहाड़ था, लेकिन चलेगा। रोमेल सन्न खड़ा है, मुंह खुला रह गया। उसी वक्त आसमान में एक ड्रैगन उड़ता है, उसकी नजर नीचे शहर पर पड़ती है। वो हवा सूंघता है, ये वही आशीर्वाद की खुशबू जो सदियों पहले छोड़ी थी। ड्रैगन घूमता है, झपटता है, और हवा में लहराता हुआ एक परिंदे का रूप ले लेता है। जमीन पर एक इंसानी कदम पड़ता है। जंगल की खामोशी में एक आदमी नजर आता है, हाथ में पंखा लिए, मुस्कुराकर कहता है, बेहतरीन जिस्म है, वाकई लाइक। किले से ज्यादा दूर नहीं। वो हवा झलते हुए कहता है, अब वक्त है उनसे मिलने का जिन पर मैंने बरकत की थी। दूर आरो और शेरल सामने देख रहे हैं, आंखों में अज़्म, होठों पर खामोशी। आरो किताबों की अलमारी के पास खड़ा है, ड्यूक की डायरी हाथ में लिए। कुछ दिन पहले जब उसने ड्यूक बनने का फैसला किया था, उसने ये हस्तलिखित किताब खोली थी।
यादों में लौटता है, बिस्तर पर लेटे एक बूढ़े राजा की तस्वीर उभरती है। कई साल पहले उसके पिता के भाई अंकल जीरोन ने एक सामंती सरदार की मदद से कमजोर होते राजा से तख्त छीन लिया था। आरो की आंखों में वो पल दोबारा जागता है। मुकुट पहने एक आदमी और निर्वासन की ओर जाते 2 बच्चे, वो और शेरल। पिता की मौत के बाद जालिम हुक्मरानों से बचने के लिए उन्हें भागना पड़ा था। वो याद करता है, पिता ने आखिरी सांस में एक शर्त रखी थी, बच्चे जिंदगी भर तख्त पर दावा नहीं करेंगे। इसके बदले में जीरोन को ब्रांड की सरहद पर पड़ी बंजर जमीन आरो को ड्यूक के तौर पर देनी होगी। वो कोट ऑफ आर्म्स याद करता है, वो धूल में दबी जमीन, ब्रांड जहां कुछ नहीं उगता, जहां दरिंदे लगातार हमला करते रहते, झूलों में पड़े बच्चे और उनके ऊपर मंडराती मौतें। मगर ड्रैगन की बरकत की वजह से आरो और शेरल के अंदर ग्रैंड मास्टर की ताकत थी। किले की दीवारों पर खड़े वो दोनों जानते हैं, उनके पास इस बंजर जमीन को फिर से जिंदा करने की कुव्वत है। फिर भी आरो ने वो ताकत हमेशा छिपाए रखी, पिता से किया हुआ वादा निभाने के लिए। वो डायरी बंद करते हुए सोचता है, क्या कोई वादा अपनी कौम की जान से ज्यादा कीमती है? ब्रांड के किले में वो दर्द से करवट लेता है, उसकी कलाई से हल्की रोशनी निकल रही है। वो हाथ हिलाता है, दर्द गायब है। चौंक कर कहता है, दर्द चला गया? सुनहरे बालों वाली एक लड़की मुस्कुराती है, जरा संभल कर, वरना मांबा परेशान होंगे। वो है सिसिलिया, विवियन ऑर्डर की संत। आरो सिर झुकाकर हामी भरता है। सिसिलिया उसके सिर पर हाथ रखती है, अच्छा लड़का। तभी बाहर से पुकार आती है, सब लोग चौक में जमा हों, ड्यूक भाषण देंगे। आरो पत्थर के मंच पर खड़ा है, सामने लोग इकट्ठा है। किसी ने बाहें मोड़कर पूछा, अब क्या चाहता है ये? दूसरा बोला, कौन जाने, फिर कोई बेवकूफी भरी बात करेगा या टैक्स बढ़ा देगा। एक मूंछों वाला आदमी फुसफुसाया, सुना है ड्यूक हाल ही में बहुत बदला है, कुछ लोगों को तो पिटाई भी हुई। आरो ने कहा, हाँ सुना मैंने भी, जो शूरवीर लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे, मैंने सबको सजा दी। वो सोच में कहता है, भीड़ का ऐसा रिएक्शन मुझे हैरान नहीं करता, ड्यूक ने अब तक कुछ किया ही नहीं था उनके लिए। वो हाथ उठाता है, आवाज बुलंद होती है, हमारी खुफिया जानकारी कहती है कि ऑक्स की गिनती बहुत बढ़ चुकी है। वो हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। अगर उन्होंने किले को घेर लिया तो खाना तक नहीं बचेगा। क्या हम मौत का इंतजार करते रहेंगे? भीड़ में एक आदमी बोलता है, ऑक्स तो सालों से ऐसा करते हैं। दूसरा हंसता है, तो अब पता चला इसे। तीसरा कहता है, सोचा था कोई बड़ी बात होगी। आरो सीने पर हाथ रखता है, क्या हम हमेशा इन हरे दरिंदों के शिकार बने रहेंगे या मेरे साथ चलकर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ेंगे? भीड़ खामोश हो जाती है। आरो की आवाज गूंजती है, मैं हूं ड्यूक आरो ब्रांड की जमीन का मालिक, और आज मैं नया हुक्म जारी करता हूं। उसकी पुकार गांव में फैल जाती है, अब हम रक्षकों की तरह नहीं, आक्रमणकारियों की तरह लड़ेंगे। अब हम हमला करेंगे ऑक्स पर। लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। आरो की आवाज में जोश है, कब तक उनकी गुलामी सहोगे? कब तक देखोगे कि वो तुमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं? भीड़ में गुस्से की लहर उठती है। आरो मुस्कुराता है, अब वक्त है उन्हें गिराने का, ताकि तुम सब अमीर बन सको। भीड़ के मुट्ठे हवा में उठते हैं, लूट की चमक आंखों में है। भीड़ के बीच सफेद चोगे में एक आदमी खड़ा है। वो मुस्कुराता है, क्या इसे मेरी बरकत मिली है? पंखे के पीछे छिपे होठों पर ड्रैगन की मुस्कान फैलती है, दिलचस्प है। रहना तो नहीं चाहता था, मगर ये लड़का काबिल है। उसके हाथ में एक स्क्रॉल प्रकट होता है। उसी वक्त अंदर से आवाजें आती है। आरो और एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की गर्म बहस चल रही है। तुमने सो जिरहे तक नहीं खरीदी। आरो जवाब देता है, अगर अभियान नाकाम हुआ तो? बूढ़ा चिल्लाता है, और अगर तू जिम्मेदारी ले लेगा तब? दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। काले दरवाजे पर दस्तक होती है, अंदर आओ। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। दरवाजा खुलता है, रोमेल आता है। ड्यूक राइनो की सिफारिश पर एक आदमी मिलने आया है। अंदर आता है एक आदमी, स्क्रॉल हाथ में लिए झुककर कहता है, मेरा नाम काइनस है, ड्यूक राइनो की तरफ से आया हूं। आरो स्क्रॉल लेता है, नाम सुनते ही उसे याद आता है काइनस, वो स्ट्रैटेजिस्ट जो 1 साल बाद गायब हो गया था। वो चुपचाप पार्चमेंट खोलता है, उस पर काली स्याही में लिखा है, 3 साल हो गए हैं जब से तुम ब्रांड की जमीन पर बसे हो। हर दिन इस जहन्नुम में जिंदा रहने की जद्दोजहद का एक नया इम्तिहान है। इस बार मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजिस्ट भेज रहा हूं और कुछ सोना। उम्मीद है वो तुम्हारी मदद करेगा, शायद फिर कभी मुलाकात हो। आरो पढ़कर सोचता है, राइनो, वो तो पुराने एम्परर का वफादार था। अचानक उसके चेहरे पर एहसास की लकीरें उभरती है। वो काइनस की तरफ मुड़कर कहता है, थोड़ा सोना चाहिए होगा। बूढ़े की आंखों में लालच चमकता है। काइनस हंसकर कहता है, भेजा गया है 50,000 गोल्ड। बूढ़ा आप भरकर कहता है, समझ में आता है, ड्यूक के दिन भी आसान नहीं। आरो सख्त आवाज में कहता है, शिकायत बंद करो, ये सोना हथियारों और शहर की सफाई पर लगेगा। बूढ़ा हैरान, शहर की सफाई? आरो उंगली उठाता है, भविष्य में निवेश का मतलब खजाने में सोना गाड़ना नहीं, बल्कि उसे लोगों पर खर्च करना है। अगर शहर साफ नहीं रखे तो बीमारियां फैलेंगी, लोग मरेंगे, और फिर हमारी ताकत बंट जाएगी, किला तबाह हो जाएगा। दूर से देखता ड्रैगन पंखे के पीछे मुस्कुराता है। लड़के की बात पूरी तरह सही नहीं, मगर सोचने का ढंग काबिले तारीफ है। शायद ये मेरे घोंसले का रखवाला बन सके। बूढ़ा बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है, जो करना है करो, मैं इस्तीफा देता हूं। दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। आरो काइनस की तरफ देखता है तो ये है राइनो का स्ट्रैटेजिस्ट, बिल्कुल वक्त पर आया। थोड़ी छूकर कहता है, भले ड्यूक ने तुम्हें भेजा है, पर मैं तुम्हें सीधा चीफ नहीं बना सकता, लोग बगावत कर देंगे। काइनस सिर हिलाता है, मुनासिब है। आरो आगे कहता है, आने वाले अभियान में ऑर्क्स के खिलाफ अगर तुम अपनी काबिलियत दिखा सको
तो मैं तुम्हें अपना स्ट्रैटेजिस्ट मान लूंगा। काइनस पंखे के पीछे मुस्कुराता है, मैं मदद करूंगा। और देखता हूं ये आदमी मुझे कैसे शक करता है। आरो मुस्कुराता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। काइनस, अगर सब ठीक रहा तो अगले 3 साल हम साथ लड़ेंगे। काइनस झुककर जवाब देता है, आपको मायूस नहीं करूंगा ड्यूक आरो। कमरे की खामोशी में आरो सोचता है, ऑक्स के बाद मेरी असली जंग शुरू होगी, डंजियंस को फिर से जिंदा करना। लड़का हैरान खड़ा था। 1 हफ्ते बाद आरो योद्धाओं के एक दल के सामने मौजूद है। कमर पर हाथ रखकर वो कहता है कि उम्मीद है सबने अपनी रणनीति जहन में बैठा ली होगी। क्या किसी को अब भी उसे दोहराने की जरूरत है? सिपाही खामोश रहते हैं। उन्हें देखते हुए आरो ठहर कर बोलता है, तो चलो निकलते हैं। तलवार आगे बढ़ाते हुए वो पुकारता है, आज हम ओआरसी के ठिकाने को मिटाएंगे और दौलतमंद बनेंगे। भाले ऊपर उठते हैं, किले के फाटक खुलते हैं। आरो घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे बढ़ता है। काली जंगल की चट्टान पर उसके साथी खड़े हैं। नीचे झांकते हुए वो सोचता है, कुरोक, ओआरसी कबीले का सरदार, जिसने सिट्टल पर कब्जा कर वहां अपना बसेरा बना लिया था। उसकी आंखों में तस्वीर उभरती है, इंसानों पर हमला करते दानव, जलती हुई बस्तियां। इन्हीं हमलों ने उनके अनाज के रास्ते तबाह कर दिए थे और कुछ सालों बाद इन्हीं की वजह से भयंकर अकाल आया था। मुट्ठी कसते हुए आरो सोचता है, इस आफत को जड़ से खत्म करना ही होगा और वो यही करेगा। पीछे खड़ा रोमल सीने पर हाथ मारते हुए कहता है, कोबाल्ट आर्चर्स मिल गए हैं। बिना मुड़े आरो पूछता है, कितने? नाइट जवाब देता है, 5 छुंड, हर एक में 5-6 दानव। आरो मुड़कर पुकारता है, शेरल। बहन तंबू से झांकती है। आरो हवा में उंगली से एक गोला बनाता है। नाखुशी में सांस छोड़ते हुए शेरल कहती है, जा रही हूं। हाथ में स्टाफ थामे वो जंगल में बढ़ती है। एक आग का गोला आसमान में उठता है। तीसरे चक्र का चिन्ह उस गोले में झलकता है। स्टाफ से रोशनी की लहरें निकलती हैं। शेरल कहती है, ये तीसरे सर्कल का स्पेल है, पर असर 5वें जैसा करेगा। लपटें आगे बढ़ती है। क्लब पकड़े दानव सामने आते हैं। कोबाल्ट ऊपर देखते हैं। आग का गोला उन्हें घेर लेता है। दानव जलते हुए चिल्लाते हैं। आरो धुएं को उठता देख माथा पकड़ लेता है। तीसरे चक्र का स्पेल जो 5वें जैसा वार करे। मैंने तो कहा था कि तीसरे से ऊपर की जादू न इस्तेमाल करें, वरना एम्परर का ध्यान जाएगा। नाराज शेरल जुबान निकालकर मुंह बनाती है। आरो चेहरा ढककर सोचता है, अगर पता होता कि ये पियर्सिंग वाइन के अलावा कुछ और करेगी तो आज साथ न लाता। काइनस अपने पंखे से हवा करता हुआ कहता है, उसे देर बेर पता चल ही जाएगा और जब तक सिपाही बातें नहीं फैलाएंगे मसला नहीं बनेगा। आंखें बंद करते हुए ड्यूक हामी भरता है और पूछता है, जगह मिल गई? काइनस भरोसे से सिर हिलाता है। युद्ध शुरू होने से 1 दिन पहले काइनस कहता है, असली जंग से पहले इन दानवों को मिटा देना ही सबसे बेहतर अंजाम होगा। हमारे पास विकल्प कम है। अब सबसे समझदारी की चाल यही होगी कि दुश्मन को अपने चुने मैदान में लाकर खत्म कर दिया जाए। आरो पूछता है, और ये क्यों जरूरी है? वो बताता है, ताकि नुकसान कम से कम हो। काइनस नक्शा फैलाता है। ओआरसी कबीला 2000 की तादाद में है और हमारे पास सिर्फ 500 योद्धा। चाहे जीत जाए हानि बहुत बड़ी होगी। शेरल और रोमल चुपचाप सिर हिलाते हैं। काइनस आगे कहता है, हम हमला कर रहे हैं, इसलिए हर कदम सोचना होगा। वो कल्पना करता है, ऑक्स पीछा करते हुए नाइट्स तक पहुंचते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, पहले कैवलरी से उन्हें बाहर निकालो। आरो पूछता है, सो घुड़सवारों को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे? काइनस जवाब देता है, इससे हमें गति मिलेगी। जैसे ही ऑक्स जंगल के करीब आएंगे हम घात लगाएंगे। धनुर्धर आधी सेना को वही खत्म कर देंगे। फिर बचे हुए दानवों को खुली जमीन में धकेलकर भारी कवचधारी योद्धा उन्हें घेर लेंगे। आरो आंख मीचकर कहता है, बेहतरीन। आगे देखकर बोलता है, तो तय हुआ, हम काइनस की योजना पर चलेंगे। जलते जंगल में दानवों की लाशें बिखरी हैं। गॉब्लिन्स पास आते हैं, फिर भाग जाते हैं। चट्टान पर खड़ा एक सवार हरकत महसूस करता है। पीछे काइनस खड़ा है। ये आम ऑक्स नहीं लगते, इनमें जासूस भी है। जैसे ही खतरा भापेंगे तैयार हो जाएंगे। मुस्कुराकर वो कहता है, तो क्यों न इन उन्नत ऑक्स को अपना गुलाम बना लिया जाए? आरो उसकी ओर मुड़ता है। काइनस पंखा चेहरा ढककर कहता है, ऐसी मजदूर कौम डंजियंस के विकास में काम आ सकती है। आरो के जहन में ये बात बैठती है। वो सोचता है, पर क्या दानव इंसानों के काम आएंगे? सुना है वो तो सिर्फ ड्रैगन्स की हुकूमत मानते हैं। काइनस, जो दरअसल एक ड्रैगन है, हंसकर कहता है, नहीं, ऑक्स सिर्फ ताकत को मानते हैं, ड्रैगन होना जरूरी नहीं। आरो नजर फेरकर कहता है, इस पर बाद में सोचूंगा, मुझे अपनी लालच से और जाने नहीं गंवानी। काइनस सिर हिलाता है। जंगल के सामने खड़ा आरो पूछता है, शुरू करें? शेरल की तरफ मुड़कर हुक्म देता है, 200 सिपाही जंगल में मोर्चा ले, रोमेल घेराबंदी बनाए और काइनस तुम पहाड़ी की चोटी पर रहो। काइनस सिर झुकाकर हामी देता है। आरो तलवार आगे बढ़ाता है। जोरदार पुकार के साथ हमला करने का इशारा देता है। किले में कुरोक अपने सिंहासन पर बैठा मांस खा रहा है। एक ओआरसी दौड़कर आता है। इंसान हमला कर रहे हैं। कुरोक मुंह से टुकड़ा फेंक देता है। उसकी आंखों में खौफनाक चमक कहां से? नुकीले दांतों वाला ओआरसी जवाब देता है, ब्लैक फॉरेस्ट से। साए उसके चेहरे पर गिरते हैं। वो गुर्रा कर कहता है, पत्थरों के पीछे छिपे कीड़े अब बाहर निकले हैं, मरे हुए। क्लब उठाकर वो दहाड़ता है, मांस हमारी तरफ आ रहा है, सब इंसानों को मार डालो और उनका किला कब्जा करो। दानवों की भीड़ गरजती है। आंखों में आग भरकर वो आदेश देता है, मिनटोर को छोड़ो। एक ओआरसी जंजीर खींचता है। पिंजरे में कैद विशाल बैल हाथ में कुल्हाड़ा लिए दहाड़ता है। कुरोक अपनी गदा उठाकर गरजता है, किल करो, लूटो। उसके सैनिक हथियार उठाकर जवाब में चिल्लाते हैं।
दानवों की स्याह फौज आगे बढ़ती है। पहाड़ियों के पीछे से सूरज झांकता है। एक परिंदा आसमान में उड़ता है, ऊपर से उस भीड़ को देखता है। उसकी आंख में दानवों की परछाई झलकती है। चट्टान पर खड़ा काइनस जादुई गोला हथेलियों के बीच थामे है। वो मन ही मन आरो से कहता है, वक्त आ गया है, सेना आगे बढ़ रही है। आरो तलवार निकालता है, सब टकराव के लिए तैयार रहें। हथियार ऊपर उठाता है और गर्जना करता है, आगे बढ़ो। घोड़े तेज दौड़ते हैं, सामने ओआरसी लपकता है। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंचती हैं। नाइट्स को आदेश मिलता है, हमला करो। ओक्स दहाड़ते हैं, जंग की चिंगारियां हवा में उठती है। आरो और उसके 100 घुड़सवार सामने कुरोक और उसके 2000 ऑक्स। आरो तलवार झटकता है और खून की बूंदें उड़ती है। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई। सामने खड़े और को देखकर आरो सोचता है कि ये काफी नहीं, उन्हें और दबाव डालना होगा। तभी उसकी नजर आगे जाती है, एक कुल्हाड़ी उसकी ओर गिर रही है। विशाल मिनटों ने गरजकर आसमान हिला दिया। आरो और उसके सिपाही अपने कान ढक लेते हैं। मुड़कर वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है, डरो मत, आगे बढ़ते रहो। घुड़सवार आपस में नजरें मिलाते हैं और आरो तलवार लहराते हुए फिर आगे बढ़ जाता है। उसके सामने एक हरा दैत्य खड़ा है। तलवार ऊपर उठाते हुए उसे काइनस की बात याद आती है, ये जीव हमारे काम आ सकते हैं। तलवार नीचे की ओर जोर से गिरती है, वार सीधा पड़ता है। पास बढ़ते राक्षसों को देखकर वो सोचता है, उन्हें काले जंगल में फंसा लिया है। पीछे मुड़कर ड्यूक हुक्म देता है, पीछे हटो, दुश्मन बहुत ज्यादा है। ओरक हैरान हो जाते हैं। इंसानी फौज पलटती है और ओरक गरजते हुए कहते हैं, ये भाग रहे हैं, इनके पीछे चलो। मिनोटॉर समेत सब उनका पीछा करते हैं। इंसान उन्हें जंगल से बाहर खींच लाते हैं। पीछे घोड़े पर सवार एक आदमी चिल्लाता है, लॉर्ड, ये पीछा कर रहे हैं। लाल बालों वाली औरत की तरफ मुड़कर आरो कहता है, मैं इनसे निपट लूंगा, तुम सब पहाड़ी की तरफ लौटो। वो घोड़े को मोड़ता है, चेहरे पर ठान लेता है, आज इन्हें नहीं छोड़ना। मिनोटॉर हमला करने को हाथ उठाता है। आरो मन ही मन कहता है, एक भी मेरा नहीं गिरेगा, एक भी सिपाही नहीं। वो सामने से बढ़ते दैत्य की मुट्ठी देखता है और गरजता है। एक सिपाही, तलवार घूमती है, वार पड़ते ही दैत्य पीछे जा गिरता है। उसका भारी शरीर जमीन पर धंस जाता है। पास खड़ा शूरवीर खुशी से आवाज निकालता है। आरो पाव उस राक्षस की देह पर रखकर सोचता है, कहा तो था ऊपर जाओ, मगर अब खुद ही नहीं उठाना पड़ेगा। वो आर्थर से कहता है, इसे बांध दो, झाड़ियों में फेंक दो। मूंछों वाला सिपाही पूछता है, क्या इसे मार देगा? लड़का नजर मिलाकर कहता है, नहीं, काम आएगा। इतने में शूरवीर इशारा करता है। ओरक आगे बढ़ रहे हैं। दरिंदे पास आकर कहते हैं, ये रहे इंसान। दूसरा बोलता है, सबको मार दो। तभी उनके चेहरों पर आग की लपटें झलकती हैं। ऊपर देखते हैं, जलते गोले गिर रहे हैं, जमीन हिल जाती है। आरो पलटकर सोचता है, शेरल क्या कर रही है? सारे ओरक क्यों मार रही है? वो पीछे हटने का हुक्म देता है। कुरोक उसे घूरता है, फिर भौहें चढ़ाकर चिल्लाता है, इन सबका बदला लिया जाएगा। इंसानी शूरवीर सूरज ढलने की तरफ दौड़ते हैं। ओरक पीछा करते हैं। अचानक किसी चीज की चोट कुरोक के कनपटी पर पड़ती है। वो पीछे लुढ़क जाता है। इंसानी शूरवीरों की ढालें एक कतार में उठती है, ढालों की दीवार बन जाती है। हरे दरिंदे दहाड़ते हैं। आरो शान से उनके आगे चलता है। नीचे देखते हुए कहता है, कुरोक और उसके तमाम कुनबे अब घिरे हुए हैं। सबको जिंदा रहने का मौका मिल रहा है। अब 2 सरदारों की लड़ाई तय करेगी। जो हारेगा उसकी कौम गुलाम बनेगी। कुरोक गुस्से में कहता है, ओरक इंसान पर यकीन नहीं करते, अगर चाहो तो सबको मार सकते हो, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आरो नजर झुकाकर कहता है, मैं अपने सिपाहियों की कसम खाता हूं, तू भी ऐसा ही कर। कुरोक तिरस्कार से बोलता है, इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। आरो भौहें तानकर हुक्म देता है, ढाले बंद करो। शूरवीर दीवार बनाते हैं। कुरोक गदा उठाकर गरजता है, ठीक है, वादा निभाना। दोनों आमने सामने खड़े हैं। मिनोटॉर झपटता है, गदा जमीन फाड़ देती है, धूल छंटती है। आरो बेखौफ खड़ा है। ओरक के मुंह से भाप निकलती है। आरो वार से बचता है और सोचता है, यही है ड्रैगन की बरकत। वो अब भी अपने जिस्म पर पूरा काबू नहीं रखता, मगर उसका शरीर अपने आप दुश्मन के वार पर जवाब देता है। ओरक काली नजरों से उसे देखता है। कायर। आरो के चेहरे पर गुस्सा उतरता है। तलवार जमीन में धंस जाती है। मुठ्ठियां कसते हुए वो कहता है, अब तुझे अदब सिखाऊंगा। पीछे रोमेल चिल्लाता है, तलवार क्यों फेंक दी सर? ड्यूक बस मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत करो, अब सबक मिलेगा। कुरोक भी गदा फेंक देता है, अगर आदमी में इज्जत है तो मैं भी हथियार छोड़ता हूं, अपने हाथों से तोड़ूंगा। रोमेल दूर से सोचता है, बिना हथियार के इंसान चाहे जितना ताकतवर हो, ओरक से जीत नहीं सकता। ओरक झपटता है। आरो उसकी हरकत को देखता है, उसे बहुत धीमा महसूस होता है। वो सोचता है, किस तरह का वार करेगा ये? ओरक मुक्का भींचता है और हमला करता है। आरो झुककर वार टाल देता है। हल्का सा घर्षण उसके गाल को छूता है। ड्यूक पीछे खिसकता है, चोट देखता है, जानता था ऐसा ही होगा। उसे दर्द तक महसूस नहीं होता। पीछे ढालों के पीछे एक सिपाही कहता है, अगर लॉर्ड हार गए तो हमारा क्या होगा? कुरोक अपनी छाती पीटकर दहाड़ता है, सब इंसान गुलाम बनेंगे। आरो उंगली उठाकर कहता है, चुप रहो। ओरक तन जाता है, छलांग लगाता है। आरो हाथ बढ़ाकर कहता है, आज तुम्हारा वक्त है। वो अपनी हथेली से ऑर्क के चेहरे पर ऐसा वार करता है कि कुरोक जमीन पर जा गिरता है। रोमेल अविश्वास से देखता है। ऑर्क उठता है, तू जादू कर रहा है? आरो आगे बढ़ता है, अब तुम गुलाम बनोगे। एक के बाद एक वार पड़ते हैं। आखिरकार आरो उसके सिर को पकड़कर
दोनों हथेलियों से कुचल देता है। धूल उड़ती है, चुप्पी छा जाती है। किले की दीवार पर खड़ा आरो बंधे हुए कुरों को पकड़े है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन आज से तुम इंसानों के गुलाम बनोगे। ऑक्स सन्न रह जाते हैं। वो आगे कहता है, अब तुम ब्रांड की जमीनों पर काम करोगे, बदले में तुम्हें पास के जंगलों में शिकार का हक मिलेगा, मगर अगर एक भी बगावत की तो सबका गला तोड़ दूंगा। ऑक्स खामोश खड़े हैं। आरो गुस्से से बाल पकड़कर कुरों को झटका देता है, चुप रहोगे तो यही हाल करूंगा। डर के मारे सब एक साथ बोलते हैं, समझ गए। आरो मुस्कुराता है, अब अपने गुनाहों की सजा में हमारे गोदाम से खाना खुद निकालो। किला खुशी से गूंज उठता है। सिपाही जीत के साथ लौटते हैं। आरो तलवार उठाता है, हवा में पियर्सिंग वाइंड घूमता है। उसकी शक्ति से सब हैरान। कैद ऑक्स सिर झुकाते हैं। आरो कहता है, आज से तुम ड्रैगन की ताकत की सेवा में रहोगे। याद रखो, मैंने अकेले इस शहर को झुका दिया था। अपनी औकात याद रखो। अगले दिन कुरो घुटनों पर झुका हुआ कहता है, मैं और मेरे भाई कसम खाते हैं, तेरी शक्ति किसी से जाहिर नहीं होगी। अगर कोई बदला लेना चाहे तो मैं खुद रोकूंगा। लाल बालों वाला लड़का नीचे देखते हुए ठंडे लहजे में कहता है कि अगर किसी एक ऑर्क ने भी कुछ करने की जुर्रत की तो वो उनकी पूरी कौम मिटा देगा। काइनस आगे बढ़कर कहता है कि उसने सच में ऑर्क्स को अपने कब्जे में ले लिया है। काबिले तारीफ काम है। आरो अपने हाथ फैलाकर मुस्कुराता है, कहता है, लगता है उन्हें यह वहम हो गया है कि मैं ड्रैगन हूं। इससे तो काम और आसान हो गया। काइनस हंसते हुए अपना चेहरा पंखे के पीछे छुपाता है और पूछता है, क्या उसे पता है कि ड्रैगन कभी माफ नहीं करते जो उनका रूप धारण करे? आरो हाथ हिलाते हुए कहता है, गलत मत समझो, मैंने तो ड्रैगन का नाम तक नहीं लिया। ये सब तो उन्होंने खुद मान लिया। मैं तो बस उनकी ख्याली उड़ानों में रुकावट नहीं डालना चाहता था। ड्रैगन मुस्कुरा कर कहता है, दरअसल वो सब उसके ताकत से डरते हैं। आरो अपनी पिछली जिंदगी के ड्यूक को याद करता है और सोचता है, ये ताकत वाकई ड्रैगन जैसी है। काइनस उसके चेहरे पर आई गहराई देखकर हैरान होता है। आरो उसे देखता है और कहता है कि वो बाकियों को ऑक्स के बारे में बता दे। लगभग 1 घंटे बाद वो एक और मीटिंग बुलाएगा। काइनस सिर हिलाकर हामी भरता है। आरो कमर पर हाथ रखकर सोचता है, ड्यूक आरो जैसी ताकत वाला इंसान अपनी जमीन और लोगों की हिफाजत कर सकता है, और अगर न भी कर सका तो कोशिश तो करनी ही होगी। वो अपनी उंगलियां चटकाता है, सोचता है पुराने राजा से किए वादे अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब उसका फर्ज है अपने लोगों की हिफाजत करना, जैसे हर नोबल को करना चाहिए। वो ताज पहने उस आदमी की छवि आंखों में लाता है और सोचता है आने वाली जंग के लिए उसे पूरी तैयारी करनी होगी। कई दिन बाद डची की जंग के बाद की मीटिंग में आरो मेज पर बैठा कह रहा है, हमने ऑक्स के खिलाफ लड़ाई बिना एक भी नुकसान के पूरी कर ली। इसका सारा श्रेय हमारे स्ट्रैटेजिस्ट काइनस को जाता है। शेरल होंठ भींचकर नाराज होती है। काइनस सिर झुकाकर कहता है, ये तारीफ सुनकर खुशी हुई, वाकई बिना मेरे ये मुमकिन न होता। शेरल गुस्से में मेज पर हाथ मारती है, और मेरी तारीफ कोई नहीं करेगा? मैंने जो जादू से इतने ऑक्स उड़ा दिए वो किसी को याद नहीं? आरो उसकी तरफ मुड़कर कहता है, किसने कहा था सबको उड़ा दो? वो ऑक्स हमारे गुलाम बनने वाले थे जो मरने तक काम करते। शेरल जुबान निकालकर भाई की बात अनसुनी करती है। आरो गंभीर होकर कहता है, अब जब हमारी जमीन 5 गुना बढ़ चुकी है तो हमें इस जमीन का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। वो प्रस्ताव रखता है डंजियन डेवलपमेंट शुरू करने का। सारे अधीनस्थ हैरान नजरों से उसे देखते हैं। दुची का एडमिनिस्ट्रेटर मैक्स, जो गरीब एरिस्टोक्रेसी का जासूस है, चौंक कर कहता है, क्या वो सच में डंजियन में टूरिस्ट को कैद करने का सोच रहा है? आरो काइनस की तरफ देखता है, तुमने पहले ही कोई प्लान बनाया था, है ना? काइनस मुस्कुराता है, थोड़ा व्यस्त था, मगर हाँ, कुछ तैयार किया है। वो बड़ा सा स्क्रॉल खोलता है और कहता है, यह है हमारा मास्टर प्लान डंजियन ओपनिंग और डेवलपमेंट का। मेज पर फैले नक्शे को सब अलग अलग भावों से देखते हैं। आरो ताली बजाकर कहता है, शानदार काम, मगर इसमें 2 अहम बातें गायब है। काइनस चौंक कर पूछता है, कौन सी? आरो उंगली उठाकर कहता है, पहली, हम चालाकी से एडवेंचरर्स को फंसाएंगे। मौत के डर में वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो उन्हें हमारा गुलाम बना देगा। मैक्स दंग रह जाता है, मास्टर, लोगों को गुलाम बनाना आपकी शान, आपकी रेपुटेशन? आरो हाथ लहराते हुए कहता है, मुझे नाम की परवाह नहीं, जरूरी यह है कि हम भूख से न मरे। एरिस्टोक्रेट भी इंसान है, बाकियों की तरह, खाना न मिला तो हम भी मर जाएंगे। काइनस जोर से हंस पड़ता है, पंखे से चेहरा छिपाकर कहता है, वो तो साधारण सोच से बहुत आगे है। शर्म आती है कि मैंने उसके इरादों को समझा नहीं। अब मैं इस एडवेंचरस ट्रिक को प्लान में जोड़ दूंगा। मैक्स सिर पकड़कर सोचता है, ये तो पागलपन है, इस रफ्तार से तो डची की तबाही तय है। अगले दिन आरो और उसके साथी सड़क पर चलते हैं। वो एक बूढ़े से पूछता है, तुम शहर की सफाई के प्रभारी हो ना? गंजा बूढ़ा कहता है, हाँ, और यकीन रखो मेरे रहते कोई भूख से नहीं मरेगा। मैं तो सारा सर्दियों का बजट इसी पर खर्च कर दूंगा। आरो त्योरिया चढ़ाकर कहता है, खाना तो काफी है, युद्ध के बाद हमारे पास अनाज भी बचा है। बूढ़ा कंधे उचकाता है, कौन सा अनाज? क्या ऑक से लड़ने का सारा सामान आसमान से गिरा था? आरो की आंखों में गुस्सा भर जाता है, कितनी बार कहा है, सफाई दिखावे के लिए नहीं, ताकि लोग बीमार न पड़े। शहर को रोज साफ रखना जरूरी है, और मजदूरों को उसी अनाज से भुगतान मिलेगा जो युद्ध के बाद बचा है। वित्त अधिकारी ठंडी सांस छोड़ता है, लगता है हम सबका अंत करीब है। आरो आसपास देखता है, सोचता है इस रफ्तार से तो सच में न खाना बचेगा न सफाई, पर इसका हल क्या है? तभी एक आदमी इशारा करते हुए कैप्टन रॉमल से कहता है, वो देखो, फिर वही नन बगैर इजाजत इलाज कर रही है। आरो मुड़कर पूछता है, कौन सी नन? भीड़ के पीछे से रोशनी झिलमिलाती है।
रोमल कहता है शायद विवियन ऑर्डर की नन है, फिर से लोगों का इलाज कर रही है। आरो आंखें सिकोड़कर सोचता है याद है, ये रिलीजियस ऑर्डर जल्द ही दूसरे मजहबी हमलों में मिटने वाला है। फिर अचानक रुकता है, इलाज कर रही है। पीछे से एक गार्ड चिल्लाता है ये गैरकानूनी है, किसने रिलीजियस मैजिक के इस्तेमाल की इजाजत दी? भीड़ खामोश हो जाती है, फिर धीरे धीरे बिखरने लगती है। हुड पहने लड़की माफी मांगती है, मुझे नहीं पता था। उधर एक आदमी बच्चे को उठाए गिड़गिड़ाता है, कृपया मेरे बेटे को बचा लो, वो मर रहा है। बूढ़ा चिल्लाता है अगर इन्हें भगाना है तो पहले अस्पताल बना दो, ये लड़कियां तो मदद कर रही हैं, फिर इन्हें क्यों निकाल रहे हो? वो गार्ड की वर्दी पकड़कर चीखता है, क्या तुम मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार बनोगे? नन हाथ उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, हम वापस आएंगे। भीड़ थम जाती है जब एक शांत आवाज सुनाई देती है। सब पलटकर देखते हैं, आरो ने हाथ बढ़ाया है, इशारा करते हुए कहता है उसे इलाज जारी रखने दो। लड़कियां धीरे धीरे पास आती है। आरो आगे बढ़कर कहता है तुमने मेरे लोगों की मदद की, इसके लिए शुक्रिया, मेरे पास तुम्हें भगाने की कोई वजह नहीं। आरो ने खुद उन ननों को लोगों की मदद की इजाजत दी। गांव वाले खुशी से अपने हाथ हवा में उठाते हैं। शर्मीली सिसीलिया उसकी ओर देखती है, आंखों में शुक्रिया, होठों पर हल्की मुस्कान। आरो का चेहरा लाल पड़ जाता है, वो नजरें फेर लेता है। कुछ पल बाद वो पलटकर कहता है इलाज जारी रखो और तुम मेरे साथ चलो। सिसीलिया मुस्कुराती है, उसके कदम हल्के पड़ जाते हैं। आगे चलते हुए आरो सोचता है उसे मजहब से क्या लेना, मुफ्त इलाज ही अहम है। वो तो उन्हें तब तक काम पर लगाए रखेगा जब तक थककर गिर न पड़े। डची की मीटिंग रूम में एक नन अचानक उसके कदमों पर गिर पड़ती है। आरो उसे किनारे करता है और बुदबुदाता है, क्या उसे पता नहीं कि पाक लड़कियां अगर मर्द को छू लें तो खुदा की बरकत खो देती हैं? सिसीलिया उसकी तरफ देखती है, आंखों में अजीब सी चमक। क्या आप सच में एक मंदिर बनाना चाहते हैं? आरो प्याले से घूंट भरते हुए कहता है, क्यों नहीं। पीछे खड़ी खुश ननों के बीच एक बूढ़ा गुस्से में चिल्लाता है, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, मंदिर बना दिया तो खजाना खाली हो जाएगा। आरो ठंडे लहजे में कहता है, मालूम है, मगर हमारे पास छिपी बचत भी तो है। बूढ़ा तिलमिलाता है, वो पैसा पिछले एम्परर ने सिर्फ आपात हालात के लिए छोड़ा था। आरो मुस्कुराकर जवाब देता है, और वो हालात अब आ चुके हैं। गंजा आदमी सिर झुकाकर कहता है, हुक्म मान लिया। सिसीलिया की आंखों में आंसू झिलमिलाते हैं, आपका शुक्रिया। आरो हाथ उठाकर उसे रोकता है, इतनी रहमत के बदले कुछ शर्तें होंगी। सिसीलिया उंगलियां आपस में पिरोकर धीमे से पूछती है, शर्तें? आरो सिर हिलाकर कहता है, पहली पवित्र जल की पैदावार। सुना है कि होली वाटर सीधे मंदिर में बन सकती है, क्या तुम अपने ऑर्डर की मदद से हमारी जमीन के विकास में और ये जल बनाने में हाथ दोगी? सिसीलिया लाल पड़कर कहती है, जरूर। आरो हल्का झुककर पूछता है, चाहे जितनी मात्रा में बनानी पड़े? वो आंखें बंद करके मुस्कुराती है, हाँ। कुछ हफ्ते बाद कोई आदमी सीढ़ियां चढ़ता हुआ भागता आता है। आरो पलटता है, काइनस है। पंखा लिए वो कहता है, मास्टर, ऑक्स ने अपने किले के पास एक छिपा हुआ डंजन खोजा है। आरो पूछता है, कैसा डंजन? काइनस बताता है, कुरा के मुताबिक ये बहुत पुरानी और छोड़ी हुई जगह है। आरो सोचता है, क्या इसका जिक्र कहीं पुराने ग्रंथों में है? कोई मास्टर वहां नहीं था? काइनस हाथ हिलाकर कहता है, कुछ नहीं मिला, अब तो वहां हर तरह के जानवरों का अड्डा है। वो पूछता है, क्या वाकई हम ऐसी जगह को विकसित करेंगे? कौन वहां घूमने जाएगा? आरो सोच में पड़ जाता है, छोड़ा हुआ डंजन। कोई यकीन नहीं करेगा कि अचानक कोई हाई रैंकिंग जगह मिल गई। अचानक उसकी आंखें चमकती है, संत। होठों पर चालाक मुस्कान फैलती है, मिल गया तरीका, एडवेंचरर्स को वही खींच लाएंगे। वो मुड़कर चिल्लाता है, अफवाह फैलाओ कि वहां अमरता का अमृत मिलता है। काइनस हैरान, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आरो मुस्कुराकर कहता है, अब होगा। एक मूर्ति के सामने पानी का बर्तन रखा है। काइनस देखता है सिसीलिया एक आदमी को ठीक कर रही है, उसके शरीर से उजाला फैल रहा है। क्या ये डिवाइन पावर है? कहां से आई ये हस्ती? सिसीलिया उन्हें देखकर दौड़ती है। पीछे से पवित्र कन्या का चेहरा झलकता है। काइनस आंखें बंद कर लेता है उस रोशनी से। आरो पीछे हटता है, लड़की गिरती है, फिर मुस्कुराकर उठ खड़ी होती है। आरो नजरें चुराकर पूछता है, सब ठीक चल रहा है? और हाँ, याद रहे ये मेरी सस्ती होली वाटर बनाने वाली है। सिसीलिया मुस्कुराती है, लगभग सब पूरा हो गया है। आरो सामने आकर कहता है, मैं होली वाटर लेने आया हूं, तैयार है? वो कहती है, बिल्कुल। वो मूर्ति के पास बैठकर कहती है, देवी विवियन, आपकी ये सेविका आपसे प्रार्थना करती है, हमें अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा दो ताकि हम चमत्कार रच सकें। पानी का बर्तन तेज चमकने लगता है। सब हैरत से देखते हैं। काइनस के जहन में आता है, ये इंसानी शक्ति नहीं, क्या ये देवी की सीधी वंशज है? आरो एक बूढ़े को बुलाता है, तुम सबसे पुराने और बीमार हो, पहले तुम इसे चखो। बूढ़ा बड़बड़ाता है, साधारण पानी से भला क्या होगा? वो घूंट भरता है, आंखें चौड़ी हो जाती है। वो खिंचता है, फिर हवा में उछलकर पलटी मारता है, मैं तो 5 साल जवान हो गया। आरो मुस्कुराता है, सिसीलिया को देखता है, फिर झुंझलाता है जब वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो सोचता है, अगर इतना असर है तो बस थोड़ी होली वाटर डंजन में डाल दूं और अफवाह फैला दूं कि वही अमरता का सोता है। पर पानी वाकई असाधारण है, इसलिए सिसीलिया को पास ही रखना बेहतर है, वो सोचता है। वो काइनस को बुलाता है, फुसफुसाकर पूछता है, क्या ऐसी अफवाह फैलाना मुश्किल होगा? काइनस मुस्कुराता है, ऐसा पवित्र जल कहीं नहीं मिलेगा, अमरता तो नहीं देगा, पर एडवेंचरर्स के लिए इतना ही काफी है। आरो कहता है, तो चलो डंजन की तरफ निकलते हैं। सिसीलिया कहती है, रवाना होने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप किसी से मिले। आरो पूछता है, कौन? वो हाथ जोड़कर कहती है, हमारे ऑर्डर के होली नाइट्स के कैप्टन। आरो चौंकता है, विवियन ऑर्डर के पास होली नाइट्स भी है?
सुनहरी ढालों से सजे योद्धा खड़े हैं जिनका मकसद रक्षा है। उनका एकजुट कवच किसी के लिए जितना मजबूत है। सिसिलिया उदास होकर कहती है, अब सिर्फ एक कैप्टन ही बचा है। आरो झुककर फुसफुसाता है, क्या वो कैप्टन यहाँ आने वाला है? पीछे से आवाज आती है, सेंट के पास ज्यादा मत जाओ। आरो पलटता है, लाल बालों वाला नौजवान, सोने जैसे बालों वाली लड़की चमकते कवच में खड़ी है। वो कहती है, तुम्हें हमारी संत के करीब खड़े होने का भी हक नहीं। आरो तिरछी नजर से पूछता है, माफ करो, क्या कहा तुमने? वो आंखें मूंदकर ठंडी आवाज में कहती है, संत ने तय किया है कि यहाँ मंदिर बनेगा। इस मरी हुई जमीन पर कमजोर लोगों के बीच एक बेकार ड्यूक के साथ वाकई दयनीय। सिसिलिया सख्त लहजे में कहती है, लेडी बायनका, आप हमारे स्वामी से इस तरह बात नहीं कर सकती। आरो ठोड़ी पर हाथ रखकर पूछता है, कमजोर लोग? बायनका बेधड़क कहती है, हाँ, मैं तो सिर्फ सबसे ताकतवर की बात मानती हूँ। आरो बेपरवाही से मुस्कुराकर पूछता है, अब तक कितनों की मानी है? वो सीना ठोंक कर कहती है, अब तक किसी की नहीं, क्योंकि कोई मेरी बराबरी नहीं कर सका। आरो मुस्कुराता है, तो शर्त लगाओ। बायनका चौंकती है, शर्त? आरो 3 उंगलियां उठाकर कहता है, जो हारेगा उसे विजेता के 3 वार सहने होंगे, फिर देखेंगे कौन झुकेगा। बायनका आंखें सिकोड़ती है, कमजोर। आरो आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। आर्थर सिर हिलाकर कहता है, ये जंग तो पहले ही तय है, इसे देखना भी दर्दनाक होगा। पास खड़ा एक आदमी कहता है, मास्टर ने ऑक्स को नींद के जादू से हराया था और अब तलवार के बिना लड़ने जा रहे हैं। पीछे से दूसरा पूछता है, क्या इनमें से कोई सच में जख्मी हो जाएगा? आर्थर ने आगे देखते हुए चिंता से पूछा, अब हम क्या करें? सबके चेहरों पर एक ही जवाब था, दुआ। आरो ने जमीन से एक टहनी उठाई। बायनका की भौहें सिकुड़ गई, तुम मुझसे लड़ाई उस टहनी से करोगे? वो टहनी को देखता है और कहता है, बुरा मत मानो, ये बहुत नेक है, तुम्हारे जितनी ही। सुनकर लड़की के चेहरे पर गुस्सा उतर आता है। ढाल उठाकर वो देवी विवेन से प्रार्थना करती है, मुझे अपने दुश्मनों को कुचलने की ताकत बख्श। उसके बाल हवा में लहराते हैं। आरो ऊब भरे अंदाज में जम्हाई लेता है, तैयारी खत्म हुई? डर तो नहीं गई इस टहनी से? बायनका गरजती है, चुप रहो, और तेजी से उसकी ओर झपटती है। नीली रोशनी टहनी के चारों तरफ फैल जाती है। आरो झटका देता है, वार ढाल पर पड़ता है। एक ही झटके में ढाल कांपती है और बायनका एक घुटने पर गिर जाती है। वो ऊपर से देखता है, सिर्फ एक वार ही काफी था। दूसरा प्रहार पड़ता है, ढाल दरक जाती है, फिर टूटकर बिखर जाती है। आरो की आंखों में तेज चमक उठती है, हमारी शर्त याद है ना? हारा हुआ 3 वार झेलेगा। वो टहनी उठाकर कहता है, पहला वार। टहनी उसके सिर के पीछे पड़ती है। शूरवीर आंखें बंद कर लेते हैं। वो फिर कहता है, दूसरा वार। बायनका कांप उठती है। तीसरे वार के साथ वो जमीन पर गिर जाती है। आरो उसके ऊपर खड़ा होता है, सजा पूरी हुई, और याद रखना, मेरी जमीन पर फिर कभी ऐसी जुर्रत मत करना। जमीन से उठती हुई बायनका के होठों पर हल्की मुस्कान उभरती है, किसी ने मुझे इतना बुरी तरह कभी नहीं हराया, मुझे अपना बना लो। सिसिलिया झट से उसका मुंह ढक लेती है, माफ कीजिए, हमारे होली नाइट्स की कप्तान शायद अपनी रोमानी किताबें कुछ ज्यादा पढ़ लेती है, गलत मत समझिए। आरो उलझकर पूछता है, वो कैसी किताबें पढ़ती है? रोमेल की तरफ देखते हुए वो हुक्म देता है, सैनिकों को जमा करो, डंजियन साफ करने की तैयारी करो। बाद में जब सैकड़ों योद्धा पंक्तिबद्ध खड़े हैं, आरो उनके सामने बोलता है। पीछे खड़ा काइनस बताता है, सरहद की रक्षा करने वाले दस्ते निकाल देने के बाद हमारे पास सिर्फ 100 सिपाही है और कुल आबादी 5000। वो समझाता है, कानून के मुताबिक हर 10वां आदमी सेना में जाता है, तो बड़ी फौज के लिए बहुत बड़ी आबादी चाहिए, जो हमारे पास नहीं। आरो सोच में डूब जाता है, तो पहले हमें आबादी बढ़ानी होगी और इसके लिए रहन सहन बेहतर बनाना होगा। ड्रैगन आगे बढ़ता है, मैं देखता हूं इस मुश्किल हालात को सुधारने का कोई रास्ता। लाल बालों वाला आदमी सिर हिलाता है, शायद काउंट ग्रे और काउंट अमन के इलाकों में अब बहुत से शरणार्थी आने वाले हैं। काला बालों वाला सैनिक उसे देखता है, और तुम क्या करने वाले हो? वो मुस्कुरा कर कहता है, जो सुना है डंजन साफ करेंगे और जो खजाना मिलेगा वो हमारा होगा। सैनिकों की तलवारें उठती हैं, घोड़ों की टापों से जमीन कांपती है। डंजन के पास पहुंचकर वो ऑक्स के सामने रुकते हैं। कुरोक झुककर सलाम करता है। घोड़े से उतरते हुए आरो पूछता है, सब कैसा रहा? मुखिया नजरें फेरकर कहता है, कुछ गलत हुआ है। कदम बढ़ाते हुए वे दूसरे तल पर उतरते हैं। कुरक इशारा करता है, ये भाई कुछ अजीब हो गए हैं। शेरल कांपती है, क्या सबको ये ठंड महसूस हो रही है? उनके सामने ऑक्स है, जिनके जिस्म से बैंगनी धुंध उठ रही है। वो दहाड़ते हैं, दांत निपोड़ते हैं और हमला बोलते हैं। कुरोक चिल्लाता है, रुको, वरना ओवरलॉर्ड तुम सबको मारेगा। एक ओआरसी आगे बढ़ता है, उसका गदा घूमती है और एक साथी को उड़ा देती है। उसके जिस्म से धूसर धुंध उठती है। काइनस गंभीर आवाज में कहता है, एहतियात रखो, ये भूत है। वो धुंध में घिरे आगे बढ़ते हैं। कुरोक वार करता है, लेकिन भूत आरो की तरफ उड़ता है। आरो तलवार निकालकर उसे रोकता है। चमकदार वार हवा में गूंजता है। चारों ओर असंख्य भूत मंडरा रहे हैं। शेरल छड़ी उठाती है, इनसे तो डरावने सपने आएंगे। छड़ी के सिरे पर आग का गोला चमकता है। भूतों का झुंड ऊपर मंडराता है, फिर नीचे झपटता है। आरो तलवार घुमाता है। शेरल आग की बौछार छोड़ती है। धधकती लपटे गलियारे को रोशन करती है। भूतों के अवशेष राख बन गिरते हैं। रोमेल की आवाज आती है, शेरल, मदद चाहिए, ये मरते नहीं। काइनस पत्थर के पीछे छिपा सोचता है, ओह, बताना तो भूल गया, इन पर जादू ही असर करता है। एक योद्धा गरजता है, ये पहले क्यों नहीं कहा? शेरल छड़ी तानती है, वही रुको। लपटे उठती है।
आरो की तलवार आग पकड़ लेती है। कुरोक का गदा भी चमक उठती है, फिर राख बन गिरती है। आरो वार करता है, पूरी डंजियन आग में नहा जाती है। भूत चीखते हैं, रोशनी की तरफ खिंचते हुए बिखर जाते हैं। उनकी आवाजें थम जाती हैं। एक आखिरी विशाल भूत काले धुएं में बदलकर बाहर उड़ता है, जैसे मुस्कुरा रहा हो। आरो जलती तलवार म्यान में रखता है। इतना ही था। काइनस शेल्फ पर रखी किताबें छूता है। शायद ये भूत किसी चीज की रखवाली कर रहे थे। शेरल एक किताब उठाती है, लेगेसी ऑफ द एंशियंट्स। वो पढ़ती है, डीमन एम्पायर के दौर में यहाँ एक साधु संप्रदाय का मंदिर था। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। ये स्पिरिचुअल पावर ट्रेनिंग? आरो भौहें उठाता है। मतलब? वो समझाती है, जादूगर बाहरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, पर ये लोग अपने भीतर की रूहानी ताकत जगाते थे। आरो सोच में पड़ जाता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन शायद कोई जानता था। किताब काइनस को देते हुए कहता है, सुना है कभी ऐसा फन? वो गहराई से पढ़ता है, दिलचस्प। अगर ये सच है तो रूहानी साधना के जरिए आम इंसान भी जादू कर सकता है। लड़के ने जोर से ताली बजाई और कहा, मतलब अब हमारे सिपाही भी जादू सीख सकते हैं? आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर ये सच भी हो तभी अभी कोशिश करना ठीक नहीं। उसकी तरफ देखते हुए लाल बालों वाला आदमी बोला, क्यों? डंजन का माहौल अंधकार और लहू से भरा था। हर जगह अनगिनत लड़ाइयों के निशान थे। नजर फेरते हुए उसने कहा, शायद इस ताकत की तालीम इतनी बेरहम थी, या ये ताकत ही इतनी खतरनाक थी कि सब एक दूसरे को मार डाले। आरो ने किताब को देखा और कहा, इसे अभी के लिए छुपा देते हैं। डंजन की तीसरी मंजिल पर आरो लड़ रहा था, किसी बात पर समझौता न करते हुए। पास खड़े लोग एक संदूक को देख रहे थे जो सोने से भरा था। मुड़कर आरो ने कहा, अब जब सब खत्म हो गया तो क्रोक आधा खजाना ले जाए, बाकी यही रहेगा। काइनस ने आंखें बंद करते हुए पूछा, मालिक अगर इजाजत दे तो क्या मैं आधा सोना जमा कर सकता हूं? आरो ने पूछा, क्यों? काइनस ने चेहरा पंखे के पीछे छुपाते हुए कहा, क्योंकि ये डंजन काफी आसान है, साहसियों को मुश्किल हालात में डालना कठिन होगा। थोड़ी छूते हुए आरो ने कहा, सही कह रहे हो। काइनस ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, तो इस सोने से मैं इसमें कुछ नए जोड़ कर दूं। आरो ने ऊपर देखते हुए पूछा, क्या जोर? ओक्स डंजन की मरम्मत कर रहे थे। धीरे धीरे उसके भीतर एक भूल भुलैया बन गई। काइनस एक गलियारे में खड़ा मुस्कुराया, अब इसकी बुनियाद पूरी है। उसके चारों ओर तेज रोशनी फैली। उसने ऐलान किया, मैं एक प्राचीन अजदा हूं जो तमाम मरे हुओं पर हुक्म रखता है। उसने अपना पंखा आगे बढ़ाया, उठो। तेज बवंडर गलियारों से गुजरा। हड्डियां जमीन से उठीं और उनमें से कंकाल बने। रूहें दीवारों के बीच तैरने लगी। काइनस ने कहा, कुछ मशाले और हों तो अच्छा लगेगा। एक छोटे सोते में पानी भर गया। उसने थोड़ा पानी बोतल में भरकर किसी अजीब ज़बान में कुछ कहा। पानी नीली रोशनी से चमका। वो मुस्कुराया, इसका स्वाद अच्छा है, इस जगह के लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी 1 साल और बढ़ जाएगी। फिर बोला, अब बस लालची ग्राहकों का इंतजार है। डंजन अब एक अंधेरी भूल भुलैया बन चुका था। किले के दरवाजों पर भीड़ जमा थी। पहरेदार ने मुड़कर कहा, दरवाजे खोल दो। अंदर जाते हुए टोपी वाला आदमी बोला, बरसात जल्द आने वाली है, ये सर्दी कब खत्म होगी? पीछे चल रही बालों वाली औरत ने पूछा, क्या उन्हें उस नए डंजन में कुछ मिला? शायद कोई आर्टिफैक्ट? वो बोला, और क्या लगता है तुम्हें, वहां फिजूल खर्ची हुई? खिड़कियों की रोशनी देख वो हल्का मुस्कुराया, बाकी अभी बन रही है, मगर हाँ, सब नए हैं। लड़की ने सिर हिलाया, मतलब वो अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं, या सही कहूं तो सोने का। आदमी मुस्कुराया, अगर ये दाम वसूलने की फीस है तो मैं भी कुछ खर्च करूंगा। घंटी बजी, दरवाजा खुला। काउंटर पर खड़े आदमी ने कहा, स्वागत है जेरल्ड। टोपी उतारते हुए जेरल्ड बोला, कितनों को लूटा तूने ये सराय बनाने के लिए? मालिक हंस पड़ा, किसी को नहीं, सब उधार पर बना है। फिर झुककर बोला, सुना है नया डंजन खुला है, भीड़ जल्द आएगी, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। जेरल्ड हंसा, तेरे मुंह से ये जल्दी सुनना अजीब है। उसने सिक्का थमाया, तो बता, डंजन के बारे में क्या जानता है? वो बोला, अमर जीवन का स्रोत वहां है, अफवाहें कहती है। जेरल्ड झुककर ध्यान से सुना। फुसफुसाहट आई, तुम पहले साहसी हो जो वहां जा रहे हो। सिक्का उछालकर जेरल्ड बोला, कभी किसी को निराश नहीं किया, खाना तैयार रखना। अगली सुबह आरो नीली लपटों में डूबा बैठा था। सामने स्पिरिचुअल पावर की किताब खुली थी। उसने आंखें बंद की। मैं अभी तक ड्रैगन की नेमत पूरी तरह नहीं संभाल पाया, पर मुझे अपनी ताकत चाहिए, अपनी। उसके चारों ओर नीला धुआं फैल गया। पीछे से सिसिलिया आई, मालिक। वो होश में आकर उछला, क्या बात है? वो मुस्कुराई, मैं सिर्फ कुछ महसूस करवाना चाहती थी। उसने झिझकते हुए प्लेट आगे बढ़ाई, सैंडविच रखे थे। आरो ने प्लेट ली थी कि एक आवाज आई। एक शूरवीर दौड़ता हुआ पहुंचा, साहसियों का आगमन हो गया। मालिक। आरो मुस्कुराया, कितने गुलाम है इस बार। अगले दिन घुड़सवारों का काफिला डंजन की ओर गया। लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था, ऑन स्प्रिंग। एक लाल बालों वाली लड़की ने पूछा, शर्तें क्या है? रक्षक बोला, 10 सोने का प्रवेश शुल्क। पैसे देकर उसे एक पर्चा दिया गया, ये तुम्हारा पास है, इसे खोना मत। जेरल्ड के रास्ते को सैनिकों ने रोका, बिना प्रमाण के प्रवेश नहीं। वो बोला, हमने अभी अभी खरीदा था। सिपाही बोला, हर व्यक्ति के लिए 10 सोना। भीड़ भड़क उठी, ये डकैती है। रक्षक ने भाला उठाया, मैं ब्रैंडलैंड के मालिक ड्यूक आरो का हुक्म सुनाता हूं, सोना तो फिर मिल जाएगा, मगर अमर जीवन का अमृत हर पल कम हो रहा है। अब तय करो कौन सा कीमती है। भीड़ में से कई लोगों ने सिक्के निकाले। वो बोला, अंदर मृत आत्माओं का राज है, उनसे लड़ने के लिए पवित्र जल चाहिए,
एक सोने में। जेरल्ड ने बोतल दिखाई, मेरे पास है। वो बोला, ये दूसरी गिरजाघर का है। विवियन चर्च का पानी ही असरदार है। जेरल्ड ने दांत भींचे, सिक्के फेंके। व्यापारी ने कहा, क्या जादुई हथियार चाहिए? जेरल्ड बोला, दिखाओ। पास लगे बोर्ड पर लिखा था, आपात बचाव अनुरोध 100 सोना प्रति व्यक्ति। जेरल्ड ने पूछा, अब कौन सा धोखा है? वो बोला, कोई धोखा नहीं, ये खास पत्थर है जान बचाने वाला। अगर बुलाओगे नहीं तो कुछ नहीं देना होगा। जेरल्ड ने सोचा, अगर वाकई वहां अमरता का स्रोत है तो ये दाम कुछ भी नहीं। साहसी लोग डंजन में दाखिल हुए। टेबल पर जादुई गोले रखे थे। आरो और काइनस उनकी ओर ललक से देख रहे थे। आरो ने कुरोक के कंधे पर हाथ रखा, पवित्र जल इस्तेमाल करना, 1 घंटे में लड़ाई आसान हो जाएगी। नीचे जाकर ताप बढ़ाओ। डंजन की दूसरी मंजिल पर एक लड़की बर्फीले तीर छोड़ रही थी। वो पानी उंडेलकर रूहों को जमा रही थी। काले साए गलियारों में फिसलते हुए नीचे जा रहे थे। टोपी पहने शख्स अपने हाथ में एक शीशी थामे कहता है, अगर ये पानी न होता तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता। वे सीढ़ियों पर रुकते हैं और वो पूछता है, क्या ये सबसे ऊपर की मंजिल नहीं है? काले साए गरजते हुए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो आदमी पवित्र पानी उठाकर चिल्लाता है, इसे कबूल करो। वो शीशी राक्षस पर फेंकता है। शीशी उसके सर पर टूटती है और एक साया उस आदमी को टक्कर मार देता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। एक भूतिया रूप में खड़ा ओआरसी बाकी लोगों के करीब आता है। जेरल्ड मुंह खोलकर चिल्लाता है कि ये बदले हुए भूत है, हथियार निकालो। हर तरफ हरे पैरों वाले सैकड़ों भूत भूल भुलैया में दौड़ पड़ते हैं। वो आदमी डर के मारे कहता है, बहुत ज्यादा है, भागो। सब सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। एक हरा हाथ कपड़ा पकड़ता है। कुरोक मुस्कुराते हुए उसे फाड़ देता है। जेरल्ड जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता है। पीछे देखता है, क्या वे बच निकले? अन्ना अपनी छड़ी उठाकर रोशनी बुलाती है। अंधेरी सुरंग उजाले से भर जाती है। टोपी वाला आदमी कहता है, ये भूल भुलैया है, 1 मिनट और के लिए बिल्कुल सही जगह। वो घायल आदमी को देखता है और पूछता है, आओ उसको क्या हुआ? दूसरा आदमी खामोशी से सिर हिलाता है। जेरल्ड गंभीर चेहरे से कहता है, हमें उसे यही छोड़ देना चाहिए, वो वही ज्यादा सुरक्षित रहेगा। चलो हम खुद ही उस चश्मे तक चलते हैं। मशाल ये लड़ाकों का दल कालकोर्री में आगे बढ़ता है। अचानक टोपी वाला लड़ाका कुछ महसूस करता है। डर से पीछे मुड़ता है, सावधान रहो। कई तीर उनकी ओर उड़ते हैं। योद्धा अपनी ढालों से वार रोकते हैं। खूंखार ओआरसी चीखते हुए आगे दौड़ते हैं, अजनबियों की मौत। डरा हुआ जेरल्ड चिल्लाता है, भागो। लड़के डर में पीछे हटते हैं। तीर लगते हैं, वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। टोपी वाला योद्धा उन्हें उठाता है, अगर गिर गए तो मर जाओगे। सब लोग गलियारों में भागते हैं। वो चौंक कर सोचता है, किधर जाए? तीर दीवारों में धंसते जाते हैं। जेरल्ड बेबसी में चिल्लाता है, दाई चलो। पीछे से भी तीर बरसते हैं और वो अन्ना से कहता है, उन्हें रोक लो। जादूगरनी अपनी छड़ी से आइस वर्ल्ड सक्रिय करती है। ओआरसी कुल्हाड़ी से बर्फीले अवरोध को काटने लगता है। जेरल्ड घबराकर कहता है, थोड़ा और रोक लो। एक तेज रोशनी उसके सामने उभरती है और एक बर्फीली दीवार बन जाती है। कंकाल तीरों का निशाना साधते हैं। एक तीर तलवार वाले योद्धा की टांग में धंसता है, फिर उसके साथी को भी लगता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अन्ना निराशा में एंडलेस स्ट्रीम ऑफ लाइट चलाती है। तीर साधे कंकाल चौंकते हैं। रोशनी उनकी खोपड़ियां चूर कर देती है। आरो आगे बढ़ता है। एक तलवारबाज चिल्लाता है, दीवार के साथ कुछ हो रहा है। अचानक पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले जाता है। गलियारे पानी से भर जाते हैं। सबके प्राण संकट में हैं। जेरल्ड डर में तैरता हुआ चीखता है। लहरें सब कुछ ढक लेती है। अन्ना जमीन पर पड़ी है। वे उसे जगाने की कोशिश करते हैं। टोपी वाला योद्धा इशारा करता है, देखो। जादूगरनी हैरान होकर देखती है, सामने एक तेज चमक है। वो खुशी से कहती है, ये तो सोर्स ऑफ लाइफ है। अचानक उसका चेहरा डर से जम जाता है, भागो। लड़के पीछे मुड़ते हैं, समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। उनके सामने एक विशाल बैल कुल्हाड़ी थामे खड़ा है। वो गुस्से में दहाड़ता है, उसकी आंखें लाल है। कुल्हाड़ी जमीन पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता है। सब जान बचाकर दौड़ते हैं। जेरल्ड डर से कहता है, हम खत्म हो गए। वो गिर पड़ता है और उसके पास एक आर्टिफैक्ट लुढ़क कर आता है। वो याद करता है, 3 पत्थर एक साथ थामने होंगे। वो सिर हिलाता है, हर एक के लिए 100 गोल्ड चाहिए। बैल धीरे धीरे उसके पास आता है, फिर अचानक दौड़ पड़ता है। जेरल्ड चीख उठता है। योद्धा आगे बढ़कर उसकी ढाल से वार रोकते हैं, पर वे उड़कर गिरते हैं। एक बर्फीला तीर बैल के सिर में जा धंसता है। वो विशाल राक्षस लाल बालों वाली लड़की के सामने खड़ा है। वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। वो दर्द से चीखती है। जेरल्ड पत्थर उठाता है, मदद कहा है। बैल गुस्से में हथियार झटकता है। टोपी वाला लड़ाका चेहरा ढक लेता है। कई योद्धा तलवारें तानकर उसके वार को रोकते हैं। गुस्से में पागल बैल जख्मी होता है, कुल्हाड़ी गिरा देता है और भाग जाता है। आर्थर हाथ बढ़ाकर पूछता है, सब ठीक है? जेरल्ड जमीन पर बैठा कहता है, क्या ये ठीक लग रहा है तुम्हें? मूंछों वाला आदमी मुस्कुराकर कहता है, फिर भी मैंने तुम्हारी जान बचाई। उनके सामने सोर्स ऑफ लाइफ चमक रहा है। आरो शीशी जादुई पानी में डुबोता है, फिर हैरानी से देखता है और गहरी सांस लेता है। आर्थर कवच पहने पूछता है, चल रहे हो? योद्धाओं का दल सोर्स ऑफ लाइफ से दूर जाता है। एक ओआरसी डरे हुए बैल के पास बैठा है। काला आसमान, बारिश टपकती है। जेरल्ड खुशी से आसमान की ओर देखता है, हम बच गए। 3 चोगा पहने लड़कियां उसके पास आती है। वो चौंक कर पूछता है, प्रीस्ट्स यहाँ क्या कर रही है? एक लड़की मुस्कुराकर एक पार्चमेंट दिखाती है, इलाज चाहिए तो बस अपना अंगूठा यहाँ रखो। वो कागज पढ़ता है, लिखा है कि खास इलाज की कीमत 300 गोल्ड प्रति व्यक्ति है। जिंदगी की गारंटी देंगे, मगर अंजाम की नहीं।
अगर पूरा पैसा वक्त पर नहीं चुकाया गया तो हर महीने कीमत में 50% बढ़ोतरी होगी, और अगर कर्ज बाकी रहा तो जिस्म 10 साल तक ड्यूक की मिल्कियत बनेगा। जेरल्ड अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाता है, 300 गोल्ड चुका दूं तो भी हर महीने 150 और देने पड़ेंगे। प्रीस्ट जख्मी के पास आकर कहती है, क्या वाकई सोचते रहोगे जबकि तुम्हारे साथी मर रहे हैं? टोपी वाला आदमी गहरी सांस लेकर अपनी उंगली जादुई पार्चमेंट पर रख देता है। अचानक एक संदूक सिक्कों से भरकर प्रकट होता है। काइनस ड्यूक के सामने झुककर कहता है, जैसा हुक्म था सब ले आए हैं, कुछ गुलाम भी। आरो मुस्कुराकर कहता है, बेहतरीन काम, सब तुम्हारे भरोसे से हुआ। बूढ़ा आदमी संदूक के पास खड़ा पूछता है, क्या ये सब ख्वाब नहीं था? ड्यूक हाथ उठाकर कहता है, अब वक्त है दूसरे डंजियन का। गली में यस माय लॉर्ड की गूंज भर जाती है। मजदूर एक घर बना रहे हैं कहा जाता है। आरो ने अपनी जमीन के लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए यही धन लगाया। बाकी पैसे से एक शहर बसाया गया, सिटी ऑफ एडवेंचरर्स। सर्दियों के बाद वो शहर खड़ा हुआ, उसका नाम पड़ा अतुन। ड्यूक लकड़ी के मीनार पर खड़ा शहर की ओर देखता है, सोचता है, शहर तो बना पर इंसानों की आबादी का मसला बाकी है। उसे एहसास होता है यहां तो सिर्फ ओआरसी रह सकते हैं। उसके सामने एक सफेद परिंदा आता है, चोंच में एक स्क्रॉल लिए। वो उसे खोलता है, लिखा है कि काउंट ग्रे और अमन की सरहद पर सोने की खान मिली है, जिससे झगड़े का खतरा बढ़ गया है। आरो मुस्कुराकर कहता है, अगर आदमी नहीं है तो उन्हें भर्ती करना होगा। रोमेल घबराकर पूछता है, क्या वाकई जंग होगी? ड्यूक सिर हिलाता है, सोने की खान हमारी सरहद पर है और मैं उन्हें अपनी जमीन छीनने नहीं दूंगा। सहायक पुकारता है, मगर वो जमीन तो सिर्फ कागज पर हमारी है। ग्रे और अमन के बीच बंटे उस इलाके पर आरो गंभीर लहजे में कहता है, इसी वजह से तो मैं मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। दोनों काउंट आपस में उलझे हैं, इससे बेहतर वक्त और क्या होगा? रोमेल उसके पास बैठा पूछता है, क्या हाकिम दोनों रियासतों से एक साथ जंग करने का इरादा रखते हैं, जबकि उनकी फौज हमारी से 5 गुना ज्यादा है? ड्यूक पुरसुकून आवाज में कहता है, ये इलाका हमारे लिए अहम है और दोनों रियासतों के सरदार ब्रांड के वफादार है, यानी मेरे। शेरल हैरानी से पूछती है, क्या इससे एम्परर का ध्यान नहीं जाएगा? वो जरूर दखल देगा। आरो आंखें बंद करके कहता है, वो तब तक नहीं करेगा जब तक मेरे पास जायज वजह है। वो बस मेरे हारने का इंतजार कर रहा है। बूढ़ा आदमी फौज की परेशानी सुनकर गुस्से में उबल उठता है। अचानक मेज पर मुक्का मारता है और ड्यूक पर चिल्ला उठता है। डरा हुआ आदमी केन को देखता है। वो बूढ़ा गुस्से में कहता है, जो भी हमारी जमीन पर कदम रखे उसे मार डालो, ये जमीन सिर्फ हमारी है। आरो उलझन में कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर बूढ़ा उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये सोने की खान की बात नहीं, हक की बात है। आरो हैरान होकर हाथ छुड़ाता है, मैंने ये सब मुनाफे के लिए नहीं किया, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। वो जंग की बातें सोच ही रहा होता है कि दरवाजा अचानक खुलता है। ड्यूक को बुलाया गया है। सब चौंक कर मुड़ते हैं। आर्थर घबराई आवाज में कहता है, फौरन खबर आई है, ग्रे और अमन की फौजें सोने की खान के सामने खड़ी है। आरो गंभीर चेहरा बनाए कहता है, अब हमें ही कदम उठाना होगा। वो हाथ बढ़ाता है, रोमेल सिपाहियों को जमा करो, हम वही जा रहे हैं। सैनिक तंबू के चारों ओर जमा है। भीतर से आवाजें उठती है, दुश्मन पागल है, 10 साल से ये पहाड़ मेरा है। दूसरा चिल्लाता है, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं और ये जमीन पहले से उसी की है। ग्रे और अमन एक दूसरे को धकेलते हुए झगड़ते हैं, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की थी, तुम मोटे सिर वाले अंडे। दूसरा पलटकर चिल्लाता है, मैं अर्ल नहीं मछली हूं क्या? 10 साल से ये मेरी है। फौजें आमने सामने आती है। नीले झंडे पर सुनहरी ताज का निशान लहराता है। सैनिक हैरान होकर पहचानते हैं, ये तो ड्यूक ब्रांड का झंडा है। ग्रे और अमन सहम जाते हैं, वो यहाँ क्यों आया? आरो घोड़े पर कवच पहने आकर रुकता है। दोनों ड्यूक धूल निगलते हुए नीचे देखते हैं। आरो मुस्कुराकर पूछता है, कैसे हैं आप लोग? वो झुककर सलाम करते हैं। आरो का चेहरा सख्त हो जाता है, मेरी जमीन पर क्या कर रहे हो? यहां से निकलो। दोनों दंग रह जाते हैं। आरो हाथ लहराकर कहता है, एम्परर के फरमान के मुताबिक ये सब इलाका मेरा है। एक ड्यूक गुस्से में कुछ कहने को होता है, दूसरा उसे रोक लेता है। वो आदमी झुककर कहता है, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, अगर आप जोर देंगे तो मसला बढ़ जाएगा। आरो तमतमाकर तलवार खींचता है। राजघराने के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? सभी लड़ा के तलवारें निकाल लेते हैं। काइनस आगे बढ़ता है, क्यों न सुलह की कोशिश करें? दोनों काउंट सन्न रह जाते हैं। जंग? आरो हल्की मुस्कान से कहता है, सुना है तुम तैयारी कर रहे हो। काउंट गुस्से में बोलता है, वो हमारा मसला है। आरो उंगली उठाकर कहता है, तो ठीक है, मिलकर करते हैं। मैं 1000 सिपाही लाऊंगा, तुम दोनों भी उतने ही लाओ। अगर मैं जीत गया तो जमीन मेरी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक कहता है, सोचने के लिए वक्त चाहिए। तंबू के पीछे दोनों बातें करते हैं। कानून उसके साथ है, जमीन भी उसी की। दूसरा मुस्कुराता है, इसे चुप करा देते हैं, दौलत बांट लेते हैं। गंजा आदमी मुस्कुराकर कहता है, बुरा नहीं, सोने की खान बांट लेते हैं। काइनस ड्यूक के पास आता है, लगता है वो राजी नहीं होंगे। आरो मुस्कुराता है, मुझे पता है, उनकी लालच की कोई हद नहीं। सहायक पूछता है, आपको कैसे यकीन है? आरो हाथ फैलाकर कहता है, क्योंकि ये कोई साधारण खान नहीं, एक बड़ी सोने की खान है। फिर धीमे स्वर में कहता है, ये अफवाह मैंने ही फैलाई है। काइनस हैरान होकर कहता है, क्या? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आरो हल्की मुस्कान से कहता है, असल मकसद 2 गांव थे, खान तो बस जाल था। 1 महीने पहले आरो एक खत हाथ में लिए खड़ा था। वो पढ़ता है, दोनों काउंट्स के बीच कोई टकराव नहीं। वो सोच में डूब जाता है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर जंग नहीं है तो पैदा करनी पड़ेगी। वो कलम उठाकर लिखता है,
दोनों के बीच की सरहद पर एक विशाल सोने की खान की अफवाह फैलाओ। अब दोनों काउंट उसके सामने खड़े हैं। एक कहता है हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें होंगी। पहली, हम इलाका चुनेंगे और जंग की तारीख तय करेंगे। आरो सुकून से पूछता है और क्या? वो कागज और कलम रखते हैं। अगर हम जीत गए तो ये पहाड़ हमारा होगा और हमारी जमीन ब्रांड काउंटी से अलग कर दी जाएगी। ये समझौता एम्परर के पास दस्तखत के लिए जाएगा। आरो चौंकता है, एम्परर के पास? दोनों मुस्कुराते हैं। हाँ, उसके बगैर कोई जंग नहीं हो सकती। आरो सोच में पड़ जाता है, फिर कलम उठाकर कहता है तो फिर 1 महीने बाद। दोनों ताना कसते हुए मुस्कुराते हैं। योजना वही खत्म। आरो मुस्कुराकर सोचता है, दरअसल मैं खुद एम्परर को बता रहा हूं कि ये जमीन मैं उन्हें दे रहा हूं। ड्यूक और उसके साथी जंगल से घोड़ों पर दौड़ते हैं। काइनस आंखें बंद करके कहता है, योजना चल तो रही है मगर मुसीबतें तय है। आरो पलटकर पूछता है, क्या मतलब? वो गंभीर होकर कहता है, भले ही सिपाही जुटा लिए जाए, 500 से ज्यादा नहीं होंगे, और अगर एम्परर को जंग की खबर मिली तो आप और शेरल मुश्किल में पड़ जाएंगे। आरो सिर हिलाकर कहता है, हाँ, और ओआरसी की ताकत का सही इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा। केन से कहो भाड़े के लड़ाके ढूंढे। सहायक झिझक कर कहता है, मगर सोने की खान तो है ही नहीं। अगर बूढ़े को सच्चाई पता चल गई तो सब बिगड़ जाएगा। आरो कहता है, उससे बात मैं कर लूंगा। फिलहाल ऐसा जताऊं कि हमें कुछ मालूम नहीं। आसमान नारंगी रंग में डूबा है। आदमी कहता है, उम्मीद है मेरी छोटी बहन कामयाब हुई होगी। सब घोड़े दौड़ाते हुए महल की ओर बढ़ते हैं। सिपाही भाले ताने खड़े हैं। ड्यूक नहीं है। अब चले जाओ। एक एल्फ लड़की उदास चेहरे से कहती है, ड्यूक से मिलना है। सैनिक सख्ती से खड़ा हो जाता है। अचानक एक आवाज आती है, क्या हुआ वहां? वो देखता है मालिक लौट आया है। लड़की पलटकर देखती है, आरो घोड़े पर बैठा है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरती है। मदद चाहिए, मैं चीफ एल्फ की बेटी कैशा हूं। आरो गंभीर नजर से कहता है, तुम्हारी कौम ने हमारे लोगों को मारा, अब मदद मांगने आई हो? दूर जंगल में पेड़ों पर बने घर दिखते हैं। कहा जाता है ब्रांड के उत्तरी छोर पर वुड एल्व्स रहते हैं। ड्रैगन्स नेस्ट से ज्यादा दूर नहीं। वो हमेशा अलग रहे, मानो इंसानों से जुदा एक और दुनिया बसाई हो। एक आदमी जमीन पर पड़ा है, टांग में तीर धंसा है। इनके रक्षात्मक तरीके इतने सख्त है कि ब्रांड के लोग, यहां तक कि आरो भी नहीं भूल पाए। एल्फ लड़की आंखों में आंसू भरकर कहती है, बुरी रूहें हम पर हमला कर रही है। अगर आप मदद करें तो एल्फ और इंसान हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। आरो सोच में डूबा है। उसे एहसास होता है कि इन इविल स्पिरिट्स और एल्व्स दोनों को काबू में लेना जरूरी है। वो पूछता है, क्या कैशा सच में एक अलायंस की पेशकश कर रही है? गंभीर लहजे में आरो कहता है कि वो मदद करेगा, मगर सिर्फ अलायंस काफी नहीं। बेबस होकर कैशा कहती है कि उनके पास सोना है, वो सब दे देंगी। आरो गर्व भरे अंदाज में कहता है कि अगर सच में मदद चाहती है तो उन्हें डची की रियासत के आधिकारिक निवासी बनना होगा। घुटनों पर बैठी कैशा हैरानी से दोहराती है, क्या कहा आपने? आरो सख्त आवाज में जवाब देता है, जब तुम यहां आई हो तो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हो। अब ये तुम्हारा फैसला है, मानती हो या नहीं? कैशा घबराई हुई कहती है कि वो चाहकर भी ऐसा फैसला अकेले नहीं ले सकती। ड्यूक घोड़े पर बैठकर मुड़ता है और कहता है, तो जो कहा गया उसे भूल जाओ। कैशा चीख कर कहती है, ठीक है, मैं मानती हूं। आरो मुस्कुराकर कहता है, तो फिर हम समझौता करेंगे, मेरे साथ चलो। राजसभा में हलचल फैलती है जब कैशा कांपती आवाज में कहती है कि डेथ नाइट वही है, उसके साथ हजारों ज़ॉम्बी और ढांचे हैं। आरो का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये किसी डीमन या मास्टर नेक्रोमैंसर का काम है? वो आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके उतने एल्व्स को बचाना होगा। ड्यूक अपनी उंगलियां उठाकर हुक्म देता है, सिर्फ 3 घंटे है तैयारी के लिए। रोमेल योद्धाओं को इकट्ठा करें, सिसिलिया पुरोहितों को संभाले, बायनका को खबर दो ताकि पवित्र योद्धा तैयार रहें, और काइनस तुम मेरे साथ चलो, हमें ऑग से बात करनी है। आरो गरज कर कहता है, वक्त नहीं है, हमें ब्रांड के आने वाले वासियों को बचाना ही होगा। उधर उत्तरी जंगल की तरफ से हजारों स्केल्टन्स एल्वेन गांव पर हमला कर रहे हैं। गांव के सामने एक ऊंची बाड़ बनी है। एक जादूगरनी अपने स्टाफ से मंत्र पढ़ती है। पेड़ पौधे स्केल्टन्स के पैरों को जकड़ लेते हैं। लाल आंखों वाले ढांचे बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक हरे स्टाफ वाली एल्फ आदेश देती है, अब वक्त है, आग बरसाओ। जादूगर आसमान की ओर अपने स्टाफ उठाते हैं। एक विशाल जादुई जाल हवा में उड़ता है, सीधे स्केल्टन्स की भीड़ पर गिरता है, उन्हें जकड़ लेता है। ढांचे तड़पते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। अचानक डेथ नाइट फ्लेमिंग पंजों के साथ हमला करता है। वो स्केल्टन्स के पहाड़ को उठाकर हवा में फेंक देता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमकती है। जादुई पर्पल किरणें बैरियर को चीर देती है। हजारों हड्डियां हवा में बिखर जाती है। ज़ॉम्बी बार की तरफ दौड़ते हैं, एक दूसरे पर चढ़ते हुए पार करने की कोशिश करते हैं। सोर्सरेस हरे जादू की लहर छोड़ती है। नुकीले पेड़ आगे बढ़ते हैं। लताएं ज़ॉम्बीज को बांध लेती है। एक एल्फ कमांडर के पीछे खड़ी होकर कहती है, हमें आग चाहिए। वो सर झुकाती है और जंगल के रूहों से माफी मांगती है। फिर गुस्से में चीखती है, पूरी तरह जलाकर राख कर दो। भयानक धमाका होता है। आग की लपटें सब कुछ घेर लेती है। चिंगारियां हवा में बिखर जाती है। डेथ नाइट हाथ उठाकर आदेश देता है, हमला करो। ज़ॉम्बी हाफते दहाड़ते विकृत चेहरों के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सिर उड़ने लगते हैं। दरांती थामे वो दानव चौंकर ऊपर देखता है। आसमान में एक विशाल ड्रैगन उड़ रहा है। उसके पीछे और भी कई ड्रैगन हैं। उनकी पूंछों से रस्सियां लटक रही है और कोई हुक्म देता है, पवित्र जल गिराओ।
मशीनों जैसे ये ड्रैगन होली वाटर बरसाते हैं। पानी अंडर पर गिरता है, वो दर्द से चीख उठते हैं। आरो तलवार थामे आदेश देता है, आक्रमण करो। हमारा लक्ष्य एल्वेन गांव है, सब साथ रहो। ड्यूक की सेना उसके नेतृत्व में दौड़ पड़ती है। उनका सामना अंडर से होता है। योद्धा तलवारें चलाते हैं। डेथ नाइट घूमता है, हवा में पर्पल एनर्जी का गोला बनाता है और ज़ॉम्बी फिर से उठ खड़े होते हैं। बायन का ऊंची आवाज में कहती है, ढाले मिलाओ। सैनिक ढाले आगे कर खड़े होते हैं। वो चमकने लगती है और देवी से प्रार्थना करती है, हमें शक्ति दो ताकि इन रूहों को मिटा सके। आसमान से एक शक्तिशाली रोशनी गिरती है, सब कुछ सफेद हो जाता है। ज़ॉम्बी चीखते हुए राख बन जाते हैं। रोमेल गुस्से में गरजता है, डेथ नाइट को खत्म करो। वो और उसकी सेना सीधी उस पर झपटते हैं। एक योद्धा जलती तलवार थामे आगे बढ़ता है, दूसरा नीली शीशी फेंकता है। होली वाटर दानव पर गिरती है। रोमेल उड़ते हुए उसका हाथ काट देता है। एक पल में उसकी खोपड़ी जमीन पर लुढ़कती है। सैनिक हैरान है। रोमेल ऊंची आवाज में ऐलान करता है, डेथ नाइट मारा गया। मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आरो सब देखता है और कहता है, योजना के मुताबिक अंडर की बढ़त रोक दी गई। वो काइनस से पूछता है, अब आगे क्या? काइनस अपने पंखे को घुमाते हुए कहता है, डेथ नाइट तो सिर्फ एक कठपुतली था। असली दुश्मन नेक्रोमांसर या डीमन है। अगर डीमन है तो सिसिलिया उसे ढूंढ लेगी। आरो पीछे मुड़ता है, सिसिलिया सुना तुमने? वो घोड़े को सहलाती है और मुस्कुराकर कहती है, सब तैयार है। आरो चौंकता है, मतलब? वो इशारा करती है, वो रहा। पहाड़ पर पर्पल रोशनी चमकती है। एक सींगों वाली औरत चट्टान पर खड़ी चीखती है, तुम जैसे कीड़े नहीं जानते मैंने डेथ नाइट पर कितना वक्त जाया किया। वो दोनों हाथों से एनर्जी स्फीयर बनाती है, गिरी हुई रूहें। मेरे दिल की पुकार सुनो। उसकी आंखें लाल चमकती है, मेरी मर्जी पूरी करो। अचानक जोरदार वार उसके सिर पर पड़ता है। वो गिर पड़ती है, दर्द से करहाते हुए माथा पकड़ लेती है। आंखें खोलती है, तलवार की नोक उसके सामने है। आरो खड़ा है, कहता है, कैसे हिम्मत की तुमने मेरे आने वाले लोगों पर यह आफत ढाने की? वो पीछे हटती है, नफरत भरी निगाहों से, क्या कहा तुमने? मेरे लोगों पर? गुस्से में वो एनर्जी का गोला बनाती है, मूर्ख इंसान। वो दहाड़ती है, मर जाओ। एनर्जी की लहर आरो की ओर दौड़ती है। वो तलवार से उसे चीर देता है। वो दंग रह जाती है, रक्त उसके होंठों से बहता है। आरो आगे बढ़कर कहता है, तेरे पास सोचने का वक्त है, या तो मर जा या मेरी गुलाम बन जा। वो कांपती हुई घुटनों पर गिर जाती है। आरो की आंखों में लो जलती है, ये इंसान की ताकत नहीं। वो उसकी खामोशी देखकर कहता है, चुप रहना, मौत चुनने जैसा है। सींगों वाली लड़की फुसफुसाती है, आरो। वो मुस्कुराकर अपना नाम बताता है, ड्यूक ऑफ ब्रैन। वो अपने पंजे से उसकी तलवार की नोक छूती है और एक निशान उभर आता है। सक्यूबस एलेना घुटनों पर झुककर उसकी वफादारी की कसम खाती है। तलवार पर रोशनी की मुहर चमकती है। सामने खड़े एल्व्स खुशी से चिल्लाते हैं, दुश्मन भाग रहे हैं। दूर तक अंडर की फौज पीछे हटती दिखती है। सैनिक भाले उठाकर गरजते हैं, इविल स्पिरिट्स पर फतह हो गई। काइनस और बाकी लड़कियां घोड़े पर सवार है। काइनस पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, मास्टर कहाँ है? तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आती है। आरो तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा है। उसके पीछे सक्यूबस बैठी है। वो मुस्कुराकर कहता है, अच्छा काम किया। सहायक झुककर पूछता है, डेमन का क्या हुआ? आरो का चेहरा गंभीर है, वक्त नहीं मिला। वो मेरे पहुंचने से पहले ही भाग गई और अब जल्द वापस नहीं आएगी। सिसिलिया उसकी पीठ पीछे बैठी लड़की को देखती है और पूछती है, ये कौन है? ड्यूक घोड़े से उतरते हुए कहता है, रास्ते में मिली थी। ये एक दानव की सेविका थी। जादूगरनी कांपते हुए कहती है, भले ही ये दानव न हो, लेकिन इसकी आभा पूरी तरह बुराई से भरी है। सिसिलिया सख्ती से कहती है, इसे शुद्ध करना होगा। घबराई हुई सक्यूबस अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करने लगती है। तभी ड्यूक उसके सामने आकर बोलता है, वो ऐसा नहीं करेगी। सिसिलिया हैरान होकर पूछती है, क्यों? आरो भौहें चढ़ाकर कहता है, अभी समझाना ठीक नहीं, वक्त आने पर सब बताऊंगा। उसकी यादों में दिखता है कि उसने अधीनता की कसम खाई थी। निशान हथियार पर उभर आया। आरो ने उसे बाहर निकाला तो सक्यूबस दर्द में चिल्ला उठी। हैरान दानवी लड़की पूछती है, क्या मुझे अपनी सेना नष्ट नहीं करनी होगी? आरो शांत स्वर में कहता है, नहीं, अब वो मेरी मर्जी से चलेगी। सिसिलिया आंखें बंद करके कहती है, समझ गई। आरो मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया। इन दिनों सर पर बहुत कुछ है। इसी बीच एल्फों का एक समूह उनके पास आता है। शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, आप न होते तो हम एक दिन भी नहीं टिक पाते। आरो शांत भाव से कहता है, मैंने तो बस अनुबंध की शर्तें पूरी की। एल्फ कमांडर दिल पर हाथ रखकर कहता है, हम आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। आरो हैरानी से पूछता है, सच में? योद्धा गंभीर स्वर में कहता है, एल्फ हमेशा अपने वचन निभाते हैं। आरो मुस्कुराकर एक कागज निकालता है, तो फिर मेरे अधीन होना आसान रहेगा। एल्फ उस दस्तावेज को पढ़कर स्तब्ध रह जाते हैं। कैशा घुटनों पर झुककर अपनी मां से मन माफी मांगती है। हालात ऐसे ही बने। लाल बालों वाला युवक सिर झुकाकर कहता है, क्या आप ये अनुबंध तोड़ना चाहेंगी? कमांडर चुपचाप आंखें बंद करती है, फिर एक घुटने पर झुककर कहती है, हम आपकी आज्ञा में रहेंगे, मगर आपको कैसे संबोधित करें? आरो गंभीर स्वर में कहता है, मास्टर, जैसे मेरे सभी अनुयायी कहते हैं। एल्फ द्वारों से गुजरते हैं। बताया जाता है कि आरो ने 1500 एल्फों को अपनाया, जिनकी आधी आबादी दुष्ट आत्माओं से मिट चुकी थी। वो शहर की गलियों से गुजरते हैं। एक बच्चा पूछता है, यहाँ कोई नहीं है? आरो आंखें मूंदकर कहता है, तुम्हें खोजियों के शहर में देखकर अच्छा लगा। जैसा तुमने देखा, यहाँ काम की कमी है, और हाँ, तुम्हें अपना पेट खुद भरना होगा।
एक एल्फ बच्चे से कहती है, हमारे पास बस इतना राशन है कि शुरुआत कर सके। आरो रुकता है, उनका चेहरा गंभीर है। मैं एक सौदा पेश करता हूं, बताओ, पहले अच्छी बात सुनना चाहोगी या बुरी? एल्फ उलझन में कहती है, पहले अच्छी। आरो कहता है, मैं 1000 एल्फों को 1 महीने का राशन दूंगा। कमांडर चौंक कर पूछती है, और बाकी 500 का क्या? क्या यही बुरी बात है? आरो शांत भाव से मुस्कुराता है,